हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हम उन व्यवस्थाओं को लेकर के आपके सामने सवाल रख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उन प्रवासी मजदूरों की जो लगातार पलायन करने को मजबूर है। सरकार बार बार ये दावे कर रही है कि इन सभी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, राशन मुहैया कराया जा रहा है, शेल्टर होम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर पलायन करने को आखिर मजबूर क्यों हैं? मजदूरों की इसी बेबसी और इसी दर्द की इंतहा को समझने के लिए हम आपके सामने आज ये तस्वीरें पेश कर रहे हैं और आपसे भी जरा जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। आखिर क्यों प्रवासी मजदूर अपने इलाकों से अपने घर तक जाने की इच्छा उनके अंदर बनी हुई है? ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि कई 100 किलोमीटर अपनी जान जोखिम में डालकर ये प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कारण आपको नजर आता है? सरकार और प्रशासन बार बार यह दावे कर रहा है कि खाने रहने की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है, उचित व्यवस्थाएं कर दी जा रही हैं और साथ ही अब तो थोड़ी रियायत भी दी गई है लॉकडाउन पार्ट 4 में। तो ऐसे में अब फैक्ट्रियां और दूसरे जो कमर्शियल काम हैं वो भी अब धीरे धीरे शुरू होने की कगार पर हैं। अब एक रास्ता आगे नजर भी आने लगा है इस दिशा में। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं उसके बावजूद भी पलायन क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर के यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, आप यदि कुछ बताना चाहते हैं, यदि आप ये बताना चाहते हैं कि आखिर मजदूरों की इस मुसीबत का अंत कब है, क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? यदि आपने देखा है पलायन करते हुए मजदूरों को, आप हमें बता सकते हैं, उन तस्वीरों को साझा कर सकते हैं, आप उस दर्द को भी बता सकते हैं जो आपने देखा, देख करके महसूस किया। लेकिन इस मुसीबत के समय इन मजदूरों के लिए मसीहा कौन बना है? क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से इन सभी मजदूरों के लिए उचित कदम उठाए गए हैं? क्या अभी तक भी जितनी कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्या वो काफी आपको नजर आई हैं? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि लगातार आपके समक्ष हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ MP शर्मा जी कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार जी। देखो, पहली बात तो ये कि आज जो हालात हो रहे हैं तो ये मीडिया के थ्रू, मतलब सरकार भी प्रशासन के भी लोग दिखा देते हैं, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अगर सच्चाई हो तो ये एकदम क्यों मजबूर हो गए? मतलब यहाँ से पैदल चलने पे जो हालत हो रही है, सामान सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के अपने जा रहे हैं। एक आदमी कितने सालों से है, उसके पास कुछ न कुछ सामान तो होगा, थोड़ा बहुत ये जो भी ले रखे आप दिखा रहे हो। तो मजबूरी है कि सरकारें जितना दिखा रही है इनका वो नहीं करी। और सबसे पहले काम जो सरकार आज मतलब राज्यों पे छोड़ दिया, मुख्यमंत्रियों पे छोड़ दिया, वो हमारे PM जी बिल्कुल, मतलब क्या कहा जाए इसके लिए, अनभिज्ञ है या इनको पता ही नहीं, या कुछ एक ये सोचते थे कि मुझे तो इमरजेंसी लागू करनी है। इमरजेंसी उस दिन लागू नहीं करनी थी। जो आज लॉकडाउन में छूट है, जो काम धंधे की शुरुआत है, ये सिस्टम यहाँ से चलाना था। लॉकडाउन हवाई जहाज बंद करनी थी, जो बाहर से आ रही है बीमारी, ये सभी को पता है, आप दिखा रहे हो। तो ये सिस्टम में अब भी ये मतलब जो दिखा रहे हैं, इनकी वोटों से राज कर रहे हैं ये बैठ के, और इन्हीं को आज दुर्गति हो रही है। मीडिया कोई सच्ची दिखा रहे हैं जो फोटो दिखा रहे हो, तो इसमें मोदी जी आप ध्यान नहीं कर रहे, ना मीडिया के सामने आ रहे, ना पब्लिक के सामने आ रहे। अरे जब वोट मांगने का टाइम आता है तो तुम गली गली डोर टू डोर जाते हो। आज ना अमित शाह जी आ रहे हैं। इन मजदूरों की बददुआ किसको लगेगी? आज ये गंगा की सफाई के नाम पे खा गए थे, आज गंगा अपने आप साफ होगी बगैर पैसों की, क्योंकि नाले वो तो बंद किए नहीं। तो ये सरकारें हैं, इनके नाम पे भी खा रही है, मजबूर है, तो अपने घर को वापसी जा रहे हैं। मरना तो है ही यहाँ। अगर इनको काम धंधा, अगर ऐसी नौबत नहीं होती तो ये अपने वापस नहीं जाते। तो इसके लिए सरकार ने ठोस कदम उठाने चाहिए इनको रोकने के लिए। इन पे डंडे बरसाने, पुलिस के कितने डंडे देखे शुरू में, अब लॉकडाउन में छूट क्यों दे रहे? उस समय जिन लोगों के शरीर पे डंडे पड़े हैं, और अब भी इनको से भी नहीं जाने दे रहे, रेलवे ट्रैक से भी नहीं जाने दे रहे, कोई अपनी विकल्प पे भी। तो क्या हो रहा है ये देश में?
क्या ये नेता ही सब कुछ है? और दूसरी आईएएस आईपीएस तो बिल्कुल निराधार इन पे डिपेंड करते हैं, इनकी हाजिरी में है। वो मैट्रिक +2 है, वो मंत्री जी हैं, ये आईएएस है, ये उनके अंडर में काम करते हैं। इसमें भी सुधार होना चाहिए। तो ऑफिसर कोई भी होगा वो मतलब जनता की भी और आम चीजों का कोई सलूशन ठीक ही निकाल देता है। लेकिन ये नेता लोग, सरकारें लोग कोई नहीं निकाली, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। यदि आप भी इसी रूप में, इसी तरह से अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं आप इस पर क्या सोचते हैं। प्रवासी मजदूर जो पलायन लगातार कर रहे हैं, इन मजदूरों की मजबूरी क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, और क्या इन कारणों को समझ करके प्रशासन और सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर के कोई जानकारी क्या अभी तक इन मजदूरों को पहुंचाई गई? यदि ये मजदूर पलायन कर रहे हैं तो क्या इस पलायन को रोकने के लिए, क्या जहां से जिस रास्ते से होकर के मजदूर जा रहे हैं, क्या उस रास्ते पर भी कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, खाने पीने की व्यवस्था? ठीक है, आप बसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में एक जानकारी ये भी दी गई, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इतनी बसेस की व्यवस्था नहीं है, इतनी ट्रेन नहीं चला सकते, तो खाने पीने की व्यवस्था कम से कम कर दी जाए ताकि ये लोग अब भूखे तो सफर ना करें। रामवीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामवीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो मजदूर आदमी जो चल रहे हैं रोडों के ऊपर, ये मीडिया दिखा रही है तो इसको गलत बता रहे हैं। हमने तो खुद देखा है चलते हुए इनको, लेकिन ये बोल रहे गलत है। गलत तो है नहीं, लेकिन अब जो बोले सरकार इसका बंदोबस्त तो कर नहीं सकती, इनको पहुंचा नहीं सकती इनके घर पर। सब अपने घर जाना चाहते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, गरीब है बेचारे। वोट लेने के लिए तो इनके घर पर पहुंच जाते हैं। और जिन कंपनियों वालों ने इनको पैसा दिया नहीं, और जो इनके पास कुछ है नहीं खाने को, तो घर तो अपने जाएंगे। तो ये तो इनकी अपनी आर्थिक समस्या होगी। शिक्षा दूसरा इनके पास है नहीं तो ये मजदूर नहीं होते। ये समस्या है जी इनकी। तो बताओ, इसका गवर्नमेंट ने किया ये इनको इस हालात में। अब गवर्नमेंट अगर इसके बारे में सोचे तो इन्हें अपने घर पहुंच जाए और अपने घर पर जैसे तैसे अपने रहें। बिल्कुल, ये सरकार के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई कदम उठाया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई कॉलर्स हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए हम आप तक वो तस्वीरें दिखाने की और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ सच्चाई है, बहुत कुछ जानकारी भी है, जिसमें ये बताया भी जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे बेहतर किया जाए। आप अगली कॉलर हमारे साथ राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आप? सुरेंद्र जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, कोरोना गरीब के लिए कोई महत्व नहीं रखता। कोरोना है अमीर के लिए, और अमीर के लिए भी वहां तक है जब तक वो चल रहा है। जितने भी दुकानदार हैं मैं उनको अक्सर देखता हूं, सुबह से शाम तक कोरोना कहते हैं, वायरस कहते हैं, और दुकान खोलने की बात आ जाए तो एक सेकंड नहीं लगाते, बल्कि चोरी चोरी माल बेच भी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, वायरस है और वायरस पहले भी होते आए थे, लेकिन हर आदमी डरता है बीमारी से। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी को भगवान बता रहे हैं। भगवान कौन बता रहा है? जो मुख्यमंत्री सरकारें दूसरी सरकारों को तोड़ के और खरीद के वो सीएम बना रहे हैं और उनको अध्यक्ष बना रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं, तो वो तो मोदी जी को भगवान मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन आप साहब के सामने प्रत्यक्ष में जो कैमरा है वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन झूठ बना दिया जाता है। लेकिन आपके सामने एक एक महीने के बच्चे हैं, दूध पीने के लिए माँ दूध नहीं उतार पा रही गर्मी में, उस बारे में हमारी सरकार मौजूदा कुछ नहीं सोच रही। मोदी जी आज सुझाव ले रहे हैं, पहले तो सुझाव नहीं लिए इन्होंने, और अब इनको मजबूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है तो अब ये सुझाव भी ले रहे हैं। और ये मोदी भक्त कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं है जो मुख्यमंत्री सुझाव ले रहे। भाई आज ये मजबूरी है, पहले ऐसी बीमारी थोड़ी आई थी जो आज सुझाव ले रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा गुण गाना ठीक नहीं है। गुण ज्यादा गाओगे तो बहुत अत्याचार होगा। आप जो सच्चाई है उस सच्चाई को, और मैं मीडिया वालों से भी अपील करना चाहूंगा, इन सरकार से प्रश्न करो
विपक्ष को तो नकार दिया मजबूरी में। अब इनको जवाब देना चाहिए सरकार को। ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान, कांग्रेस इनके ऊपर मतलब दोष डाल के तबलीगों के ऊपर, जमाती पर दोष लगा अपने कुकर्मों को ठीक छिपा है, रहे हैं। यानी कि ये कई ऐसी चीजें हैं जिनका इसमें जिक्र होना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर हमारे साथ नितिन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नितिन आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद जी। सर ये सिख भक्त कहाँ गए? अब ये डाक में आता था, डाक टावर का या कोई सी भी टावर होती थी, ये शिविर लगाते थे भक्तों के लिए। अब इनों के लिए कौन शिविर लगाएगा? कहाँ गए? उनको निकालो ना घर से, जो शिविर लगाए इनके लिए, मजदूरों के लिए। जी इनको कहो ना, आप कहाँ गए डाक सेवा, डाक भक्त, शिव भक्त। पहले तो बोले करते हैं, अब ये मजदूर करें, लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं ये। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको गौर करना होगा, ध्यान में रखना होगा। लेकिन साथ ही साथ इस दौरान जो कॉलर्स हैं, यानी कि जो लगातार हमारे दर्शक हैं, वो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया नितिन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। कई ऐसी बातें हैं जो कि लगातार साझा की जा रही हैं इस मंच के जरिए, और आप सभी की तरफ से जो राय है, जो सुझाव हैं, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। महावीर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महावीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मोदी जी देश में ऐसा हालात पैदा कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर नौजवान लोग सड़कों पर आ जाएंगे और डंडा लेके दौड़ेंगे सरकार के पीछे, खासतौर पे मुखिया के पीछे। तो वो हालात आ ही गए। अगर डंडा नहीं उठा रहे तो इनकी आत्मा तो उसको गाली दे ही रही है। तो इन्हीं मजदूरों से सरकार बनाते हैं। जो हवाई जहाज से आते हैं वो सरकार नहीं बनाते, ये मजदूर बनते हैं। और इनकी जो दुर्गति हो रही है, सालासर जाते हैं तो रास्ते में मतलब लोग भंडारा लगाते हैं, सामाजिक संस्थाएं, अगर कावड़ियों के लिए भी लगाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ आपके माध्यम से कि कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई चाय की व्यवस्था नहीं, कहीं किसी के सर में दर्द है कोई टेबलेट की वो नहीं, पूरी सड़क पे। हाँ, इनके डंडे जरूर पड़ते रहते हैं, इनसे लूट खसोट जरूर हो रही है। क्या प्रधानमंत्री सो रहे हैं कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे 3500 4 हजार रुपए ले लिए, उनको उतार दिए? क्यों सो रहे हैं? क्यों नहीं मीडिया के सामने आते हैं? अरे प्रधानमंत्री जी, इस देश के गरीबों का टैक्स खा रहे हो तो इनके लिए कुछ करो। अच्छा, इनकी जो पेंशन है 5 साल के लिए बढ़ते हैं ये। अरे इनकी पेंशन क्यों? एम्प्लॉइजों की पेंशन, विपक्ष पक्ष दोनों, मतलब आज इनकी सरकार है, आज इनकी सरकार है, तो इसलिए कोई हद चुप रह जाते हैं। इनकी पेंशन कितनी एक एम्प्लॉय 35 साल नौकरी करता है तो उसकी पेंशन मतलब मेरी रोक दी है। और ये अगर ये मतलब 5 साल बन गए, एक बार एमसी बन गया उसकी पेंशन बन गई, एमएलए बन गया उसकी बन गई, एमपी बन गया, अरे कितनी पेंशन लोगे तुम? अत्याचारी हो तुम। इस देश के खून की पसीने की कमाई को नहीं खाओ, वरना तुम्हारे साथ वो होगा, क्रोनिक डिजीज से मारे जाओगे तुम। बिल्कुल, ये ऐसी कई चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी चीज़ों को साझा किया। महावीर राकेश हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राकेश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हरियाणा रोडवेज से कंडक्टर बोल रहा हूँ। जब हम इन सवारियों को बुलंदशहर छोड़ के आते हैं तो वहाँ से यूपी प्रशासन गाड़ियों को वापस कर देता है, जबकि हमारा खट्टर सरकार ये कहती है इनको यूपी में छोड़ के आओ। और जबकि यूपी प्रशासन और यूपी वाले हमारे को पार नहीं करने देते हैं। तो इसमें मतलब इस प्रवासियों की और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की क्या गलती है? ये खट्टर सरकार और योगी सरकार है। क्योंकि हमने लगातार यूपी के भी, लखनऊ के भी, बुलंदशहर के, सहारनपुर के, शामली के जो हरियाणा के प्रवासी फंसे हुए हैं, हम उनको निरंतर इनको छोड़ के आते हैं, लेकिन उसमें यूपी प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं देती है। उन गाड़ियों को कल भी अम्बाला की गाड़ियां 18 गाड़ियां वापिस आई है, जबकि 523 सवारियां थी इसके अंदर। तो योगी सरकार मीडिया के सामने वादे करता है कि मैं अपने प्रदेश की जनता को, अपने प्रदेश के श्रमिकों को, प्रवासियों को, तो फिर ऊपर से हमारा बिल्कुल ये इसीलिए। और अब जो है लॉकडाउन 4 में भी अब ये स्थिति राज्यों के ऊपर ही तय करने के लिए छोड़ दिया है। जिम्मेदारियां अब राज्यों के ऊपर ही है कि कौन किस राज्य को अनुमति देता है, कौन किस राज्य के बीच आवाजाही शुरू करता है,
ये अब राज्य की सरकारों को ही तय करना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी चीज यहाँ पर साझा की है। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी। कि आपने, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जो हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया ये बहुत अच्छा है। बाकी आपने मजदूरों के बारे में ये हल्ला बोल चलाया है, उसका लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। मजदूरों की हालत देखकर, छोटे छोटे बच्चों की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। सरकार ने क्या चौथा लॉकडाउन चलाया है। पहले ही लॉकडाउन में, यानी दूसरे लॉकडाउन में आंध्र बिहार में लाख मजदूर इकट्ठे हो गए थे। सरकार ने चलो मान लिया, लॉकडाउन करने से पहले तो उसके समझ में नहीं आया, लेकिन आंध्र बिहार के बाद जब लाखों मजदूर दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे तब तो उनकी समझ में आना चाहिए था कि पहले मजदूरों को, सभी मजदूरों को सारी रेलगाड़ियां और सारी बस, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी, सभी उसमें लगा देनी चाहिए। 2 दिन 4 दिन में 5 दिन में ये सभी मजदूर अपने अपने घरों चले जाते और ये समस्या खत्म हो जाती। अब तो लेकिन देर तो होगी, लेकिन अब भी ये है कि सरकार ने तो बचे हुए मजदूर हैं उनके लिए जल्दी मतलब बसों में, रेलों में पहुंचा देना चाहिए अपने गाँव में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि उनको जो है उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आपकी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी मिले हैं और यहाँ इसी तरीके से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और लगातार हम हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आपके सामने एक तस्वीर रख रहे हैं। तस्वीर प्रवासी मजदूरों की, जो कि लगातार अलग अलग प्रदेशों से पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन ये मजबूरी क्यों? क्या खाने पीने की परेशानी, क्या सर छुपाने का उनके सामने एक चुनौतीपूर्ण काम बन चुका है, या फिर कोई और दूसरा कारण, या फिर अभी भी अलग अलग राज्यों के अंदर सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, जिसका दावा बार बार प्रशासन कर रहा है। राम हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। महेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव भी है और मेरा मतलब वो भी समझ लो आप। कारण ये है कि जो राज्य सरकारों को आपने पावर इन्होंने मोदी जी ने दी है, इसमें क्या कारण है? इसमें सिर्फ कारण ये है कि ओछी और घटिया राजनीति। जब आपने लॉकडाउन किया, किसी से पूछा नहीं। आज राज्य सरकार, जब आपके अंदर स्थिति नहीं रही, अब राज्य सरकारों के, जहां बीजेपी की सरकार है उनको केंद्र सरकार सपोर्ट करे, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब पैकेज दे और दूसरी सरकार को बदनाम करके उनको सरकार को तोड़ने का माध्यम है। एक दूसरे की आपस में लड़ाई करवाई जा रही है। ये आने वाले समय में बहुत घाटा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, इस चीज को जनता को भी सोचना होगा और मीडिया की भी सोचना हो जाएगा। ऐसे ऐसे भ्रष्ट मीडिया चैनल बैठ गए हैं, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा उनको देखना बंद कर दो। पन्ना गोस्वामी जैसे ने देश का, भारत माँ का बेड़ा गर्क कर दिया, सुधीर चौधरी जैसे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। नफे सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नफे सिंह जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नफे सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है राम राम जी। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं नफे सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। किसान मजदूर की जी बैठ गया। तेरी सरकार है ठीक है, योजी निकाह अपने बच्चे सही नहीं, अपने बच्चे नहीं दिन गए नौकर करते योजी क्या कर क्या कह रही थी जी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। बहुत शुक्रिया नफे सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये लगातार तस्वीरें हैं, ये लगातार वो जानकारी सामने आ रही है जो कि अब इस लॉकडाउन के जब फेज आगे बढ़े हैं तो गाइडलाइंस सामने हैं, लेकिन अब उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, और लगातार जो प्रदेश की जनता है, जो इस वक्त ये कार्यक्रम दर्शक देख रहे हैं, उन सभी की तरफ से लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। वो बता रहे हैं कि कारण इसके पीछे क्या है। मुसीबत बहुत ज्यादा है और एक मजदूर के सामने मुसीबत इस बात को लेकर भी है कि खाने की व्यवस्था ना तो उसको अभी मिल पा रही है और ना ही जब वो रास्ते में सफर करेगा तो भी मिल पाएगी। तो हर तरीके से मुश्किल में घिरा हुआ ये मजदूर मुश्किल भरे इस सफर को पूरा करने के लिए भी मजबूर हो चुका है। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में बलराज
जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलराज आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बलराज मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं जी, ये देखो आप, मोदी जी ने दूसरे देश से अमीर लोग बुला लिए जहाज द्वारा, और एक मजदूर आदमी के लिए बस भी नहीं कर गया। तो कितनी वो है मजदूर और किसान में उत्तर देश टिका हुआ है। लेकिन वो जो अमीर थे, ये खुद भी अमीर की पार्टी, गरीब की पार्टी है ही नहीं है। मैंने अब की बार वोट दी है बीजेपी को, लेकिन जीऊंगा इतना ही वोट नहीं दूंगा इनको। ठीक है, ये आप ये ठीक है, ये व्यक्तिगत फैसला भी है। खैर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े बलराज जी। तो ये लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे थे, उनकी तरफ से जो हमें प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो हमने आपके समक्ष रखी हैं। लेकिन तस्वीरें ये भी हैं जो प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आ रही हैं, जहां पर पलायन करने को मजदूर आज भी मजबूर हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।